मूवी की शुरुआत होती है जेना से, जो कि अभी 13 साल की बच्ची है। वो स्कूल में आईडी के लिए फोटो खिंचवाने के लिए आई है, लेकिन जेना अच्छे से पोज नहीं दे पाती क्योंकि उसे लगता है कि वह सुंदर नहीं है और लड़के उसे पसंद नहीं करेंगे। उदास और गुस्से वाली शक्ल के साथ ही वो फोटो खींच लेती है। उस फोटो को देखकर जेना का और दिमाग खराब हो जाता है और वह सभी से अपनी फोटो छुपाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जो भी देखेगा वह उसका मजाक उड़ाएगा। उसी स्कूल में मैट नाम का एक लड़का पढ़ता है जो जेना का सबसे अच्छा दोस्त है। मैट फोटोग्राफर बनना चाहता है। बेचारा थोड़ा सा मोटा है, इसलिए लड़कियां उसे भाव नहीं देती, पर इससे मैट को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेना है और उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। उसी स्कूल में टीना की लड़कियों का एक ग्रुप भी है जिनकी लीडर टीना नाम की लड़की है। टीना और उसके बाकी दोस्त अक्सर जेना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी जेना उनके साथ रहना पसंद करती है क्योंकि टीना के पीछे लोगों की लाइन लगी रहती है और उसका सबसे अच्छा दोस्त क्रिस नाम का बंदा भी है। सच बताऊं तो जेना क्रिस को पसंद करती है। टीना एक दिन जेना से कहती है, अरे आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो इसीलिए मैंने क्रिस को तुम्हारे बर्थडे में आने के लिए मना लिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा और मेरे बाकी दोस्तों का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। रेडी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा ना। जेना खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि वह क्रिस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन बर्थडे वाला दिन होता है जहां मैट जेना के लिए उसका एक ड्रीम हाउस बनाकर लाता है जो खिलौने वाला घर है। उसी घर में खिलौने से बनी हुई जेना और मैट साथ में रहकर खेल सकते हैं। इसे बनाने में मैट को पूरे 3 हफ्ते लगे हैं और उसने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है ताकि वह इसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जेना को दे पाए। मैट के पास एक विशिंग पाउडर भी होता है जिसे वह घर पर छिड़कते हुए कहता है, इस पाउडर से अगर कुछ भी इच्छा मांगो ना तो पूरी हो जाती है। वैसे यह चीज तो बस कहने के लिए थी और ऐसे ही जेना को खुश करने के लिए मैट वह पाउडर घर पर छिड़क देता है। ड्रीम हाउस को देखकर जेना बड़ी खुश होती है, पर तभी टीना और बाकी दोस्त घर पर दस्तक देते हैं, इसलिए जेना जल्दी से वह हाउस क्लोजेट के अंदर रख देती है ताकि बाकी दोस्तों के साथ मस्ती कर पाए। पार्टी शुरू होने से पहले टीना जेना की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे कहती है, सुनो, हम एक खेल खेलने वाले हैं। तुम क्लोजेट के अंदर रहोगी, वहाँ कोई भी लड़का आकर तुम्हारे साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करेगा और जो वह करेगा तुम उसके लिए मना नहीं कर सकती। याद रखना इस बात का, मैंने क्रिस से बात की है तो वो अंदर आने वाला है। ये सुनकर जेना एकदम खुश हो जाती है और आंखों पर पट्टी बांधने के लिए बड़ी बेताब रहती है। बांधने के बाद जाती है क्लोजेट में, लेकिन उसके अंदर जाते ही टीना और बाकी सारे दोस्त खाने पीने की चीजें लेकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि सभी बस जेना की बेइज्जती करना चाहते थे। उनके जाने के बाद मैट जेना को ढूंढते हुए जैसे क्लोजेट में आता है। वो मैट को क्रिश समझकर कहने लग जाती कि अरे तुम आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पर तब मैट बताता है कि अरे मैं क्रिस नहीं मैट हूँ, तुम्हारे दोस्त तो कब के चले भी गए। बेचारी जेना बड़ी उदास हो जाती है और गुस्सा हो केआर उल्टा मैट पर बरसते हुए कहती है कि पक्का तुमने कुछ कहकर उनको भगाया होगा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इतना कहकर वो क्लोजेट में बैठकर बहुत रोती भी है। रोते हुए वो इच्छा मांगती है कि भगवान प्लीज मुझे 30 साल का कर दो, मैं सुंदर और जवान महिला बनना चाहती हूँ ताकि टीना की तरह मेरे पीछे भी लड़कों की लाइन लगी रहे। एंड दोस्तों, मेरे कल तभी वो विशिंग पाउडर ड्रीम हाउस से उसके ऊपर गिर जाता है और इस बार वो सच में काम करते जेना को टाइम ट्रेवल करवा देता है और उस टाइम में लेकर जाता है जब जेना 30 साल की है। 30 साल की जेना अपने आलीशान घर में सोकर उठती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आने पर पड़ती है ना वो चकराकर नीचे गिर जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी सुंदर और जवान कैसे हो गई। जेना दोस्तों 30 साल की तो हो गई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। मतलब यह याद नहीं होता कि असल में 17 सालों में क्या हुआ। उसकी आखिरी याद वही है जब मैट से झगड़ा करके वो क्लोजेट में छुप रही थी। तो इसी समय घर घर पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि इस टाइम उसका बॉयफ्रेंड है और ये काफी ज्यादा फेमस हॉकी प्लेयर है दोस्तों। इसी के साथ जेना डेट कर रही है, लेकिन यादें ना होने की वजह से जेना उसे पहचान ही नहीं पाती कि ये आदमी है कौन। तो वो उससे दूर भाग जाती है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। घर के बाहर आने पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त टीना से होती है जो कि उसके साथ एक ऑफिस में ही
ही काम करती है। जेना को तो यकीन ही नहीं होता कि बचपन में जो इतनी सुंदर थी, मतलब टीना अब इतनी बदसूरत कैसे हो गई। साथ ही इस समय टीना उसकी जूनियर है और जेना टीना की सीनियर। वैसे आपको पता है कि जेना को तो पिछला कुछ याद नहीं है, इसलिए बातों ही बातों में यो टीना से पूछ देती है कि बताओ मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बताओ जरा। ये सुनकर टीना थोड़ी हैरान होती कि अचानक इसको क्या हो गया। पर तब टीना कहती है कि ओहो, लगता है रात को तुमने भारी वाला माल पी लिया है, इसलिए अभी तक चढ़ी हुई है तुम्हें। मैं बताती हूँ क्या करना है। आज हमारे ऑफिस में मीटिंग है, हम दोनों पॉइज मैगजीन के एडिटर हैं और बॉस ने आज जल्दी हमें ऑफिस बुलाया था, लेकिन हम लेट हो रहे हैं। जेना तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो खुद ही पॉइज मैगजीन में काम करती है, क्योंकि 13 साल की उम्र में जेना इसी मैगजीन की मॉडल्स को देखकर कहती थी कि मैं कब इनकी तरह 30 साल की सुंदर महिला बनूं। और दोस्तों, 30 साल की उम्र में उसने वह हासिल भी कर लिया है। इस समय इस उम्र में उसका बॉयफ्रेंड भी है जो कि काफी फेमस बन चुका है। जेना खुद भी बहुत ज्यादा फेमस है, लड़के तो उसके दीवाने हैं। यानी कि 13 साल की उम्र में जो भी सपना जेना ने देखा था, 30 साल आते आते उसके सारे सपने पूरे हो गए। अब जेना ऑफिस आने के बाद बड़ी मुश्किल से मीटिंग अटेंड करती है, जहां वो अपने बॉस तक को नहीं पहचान पाती, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है पिछला। लेकिन एक बात उसे पता होती है कि अगर उसे सब कुछ याद करना है कि इन 17 सालों में क्या हुआ, तो इसमें एक बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है, और वो है मैट। इसीलिए वो अपने ऑफिस की एक महिला से मैट का एड्रेस ढूंढने को कह देती है, ताकि जेना उससे मिल सके। साथ ही वह उससे अपने पेरेंट्स के बारे में भी पूछती है कि वह कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। यह सुनकर वो महिला कहती है कि अरे आप ठीक तो हैं, आप तो गलती से भी अपने पेरेंट्स का फोन तक नहीं उठाती और आज उनके बारे में पूछ रही हैं। क्या हो गया आपको जेना? दोस्तों, जेना बिल्कुल हैरान कि क्या यह सच है। मैं ऐसी बन गई हूँ कि अपने पेरेंट्स तक से बात नहीं करती, किसी प्राइम आदमी को बॉयफ्रेंड बनाकर रातें बिताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी हो ही नहीं सकती। मुझे मैट से ही सारी चीजें पूछनी होंगी, वही मेरी मदद कर सकता है। और अब जेना मैट से आकर मिल जाती है, जो कि काफी हैंडसम बन चुका है। दोस्तों, वह तो जेना को पहचान नहीं पाता, लेकिन जेना जोगदा जब अपने बारे में उसे बताती है, तब मैट उसे पहचान लेता है। वह कहता है कि अरे बताओ, आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें पता है हम 17 साल बाद मिल रहे हैं, और इन 17 सालों में हमने एक बार भी संपर्क तक नहीं किया। मेरा मतलब मैंने किया था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम बहुत बिजी रहती होंगी, इसीलिए। जेना फिर से हैरान कि क्या कर दिया मैंने? मैट से दोस्ती तोड़ दी? वह मैट से कहती है, देखो मेरी बात सुनो, इस टाइम सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें पता है मैं अचानक से 30 साल की बन गई हूँ। मैट कहता है कि अरे कौन सा नशा करती हो? इस जमाने में लगता है नशा उतरा नहीं तुम्हारा अभी तक। फिर वह उसे कुछ पुराने एल्बम्स वगैरह दिखाता है, जिसमें स्कूल टाइम की कुछ फोटोज होती हैं, और उसे मैट ने ही खींचा था। जेना उसे देखकर बड़ी खुश होती है। मैट कहता है कि लगता है तुम्हें सब याद आ गया होगा, अब तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है, मेरे अपने काम भी हैं। जेना कहती है, अरे ऐसे ही जा रहे हो? देखो आज मैगजीन हिट होने की वजह से पार्टी रखी गई है, इसलिए प्लीज उस पार्टी में आ जाना। मैट भी कहता है ठीक है, देख लूंगा अगर टाइम मिला तो। दोस्तों, मैट की बातों से साफ लग रहा है कि वह जेना से नाराज है, और हो भी क्यों ना। मैट जेना को सबसे ज्यादा पसंद जो करता था, लेकिन 17 साल से हमें शक ले वह उसे छोड़कर चली गई और आज अचानक से उससे मिलने आ गई। यही नाराजगी की वजह से वह उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है। अब रात को जेना उस पार्टी में जाती है, जहां वह मैट के ही आने का इंतजार करती है, तो उसकी खुशी के लिए मैट वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर जेना बहुत ज्यादा खुश भी होती है और मैट को जबरदस्ती स्टेज पर बुलाकर उसके साथ डांस करती है। वही डांस जो आज से 17 साल पहले मैट और जेना जब भी खुश होते थे वह किया करते थे। वही डांस अभी भी कर रहे हैं 30 साल की होने के बाद। जेना आज पहली बार थोड़ा खुश लग रही है, और पार्टी होने के बाद मैट से मिलने उसकी मंगेतर वेंडी आती है। मैट जेना को भी वेंडी से मिलवा देता है कि यह मेरी मंगेतर है। उसे देखकर जेना उदास होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट अभी भी सिंगल होगा, लेकिन बताओ मैट की तो मंगेतर भी है, और उन दोनों की 2 हफ्ते के बाद ही शादी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि इन 17 सालों में मैट
और जेना दोनों मूव ऑन कर चुके थे। मैट ने जेना का काफी इंतजार किया, लेकिन जब जेना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो मैट ने भी एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। और अब इस चीज से जेना का दिल दोस्तों एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मैंने मैट के साथ जो भी किया बहुत ही बुरा किया, इसलिए मैं मैट से बात करना डिजर्व नहीं करती हूँ। ये खुद में सोचती है। वो ऐसे ही उदास होकर घर आ जाती है तो जेना का बॉयफ्रेंड उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस पर बरस पड़ती है। ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को बड़ा गुस्सा आता है और वह उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद जब जेना ऑफिस में आती है तो बॉस सभी से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी कॉम्पिटिटिव किया जाएगा, यानी कि नए फोटोग्राफर को लाया जाएगा। हमें एक नया थीम सिलेक्ट करना होगा ताकि हमारी इस बार की मैगजीन एकदम अलग रहे और हटके। वो जेना और टीना को एक साथ काम करने को कहता है ताकि दोनों नए थीम डिजाइन कर सकें। तभी होता यह है कि जेना के केबिन में एक बंदा आकर उसके साथ गलत हरकत करता है, यानी कोशिश करता है। जेना को तो कुछ याद नहीं था, इसलिए अजनबी समझकर वो उसे दूर कर देती है। वो बंदा कहता है कि अरे यार, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा मेरे साथ चक्कर चल रहा था, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मुझे जानती तक नहीं। जेना तो ये सुनकर रोते हुए घर आ जाती है और घर आकर सोचती है कि 30 साल की उम्र में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन किस हालत पर? मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, मेरे अपने पेरेंट्स से दूरी हो गई है। अरे इतनी बुरी कैसे हो गई मैं 30 साल में? मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ गलत संबंध बनाए हैं। अगर ऐसी सफलता मिलती है और इसे सफलता कहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी सफलता। दोस्तों, अब जाकर जेना को एहसास हुआ है कि जो सपना वो देखा करती थी, उस सपने को पूरा करने के लिए वो किस हद तक गुजर चुकी है। अब जेना सोचती है कि मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, मैं ऐसे नहीं बन सकती। जेना जाती है फिर से मैट से मिलने और उसे कहती है कि क्या तुम प्लीज मुझे बताओगे कि आखिर हमारी दोस्ती कैसे टूटी थी? मैट कहता है ठीक से याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हारे लिए ड्रीम हाउस लेकर आया था। तभी तुम्हारे बाकी दोस्त तुम्हारा मजाक बनाकर वहां से चले गए थे। मैंने सोचा तुम्हें सहारा दे दूं, तुम उदास हो गए, लेकिन तुमने तो मेरा 3 हफ्तों की मेहनत से बनाया वो ड्रीम हाउस मेरे मुंह पर फेंक कर तोड़ दिया और उसके बाद फिर कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा तुमने। यह सुनकर जेना को बड़ा बुरा लगता है कि सच में मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। इसीलिए वो वापस अपने पुराने घर आकर क्लोजेट में चली जाती है, जहां से वो विशिंग पाउडर उसके ऊपर गिरा था। वो दोबारा रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे फिर से 13 साल का कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता भाई। इतने सालों में विशिंग पाउडर वहां थोड़ी रहेगा, वो वहां पर होता ही नहीं। तभी उसके माता पिता वहां पर आ जाते हैं, जो जेना को देखकर एकदम खुश होते हैं, क्योंकि ना जाने कितने सालों के बाद जेना उनसे मिलने आई थी। जेना ने ठान लिया था कि अगर वो वापस 13 की नहीं हो सकती तो खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वो एक अच्छी इंसान बन पाए। तो वही कंपनी के लिए किसी नए फोटोग्राफर को हायर करना था, इसलिए जेना मैट को चुनती है ताकि उसके साथ वो मैगजीन के लिए नई फोटोज खींच पाए। इस चीज से मैट भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से था और उस कंपनी में मिलने वाले पैसे उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब ये शूट पूरे 7 दिन तक चलने वाला था। ये 7 दिन जेन और मैट एक साथ बिताते हैं, जहां वो दोनों इतने सालों के बाद एक दूसरे के दूसरे साथ रहकर बहुत ही खुश नजर आते हैं। जेना को देखकर तो साफ लगता है कि अब वो मैट को पूरी तरह पसंद करने लगी है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। मैट की भी जेना के साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जेना मैट को प्रेजेंटेशन में आने के लिए कहती है, जहां उसके खींची हुई फोटोज बोर्ड मेंबर्स को दिखाई जाएगी और वो उन्हें सेलेक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ दोनों रात को डिनर भी करेंगे, लेकिन रात हो पाती इससे पहले ही वेंडी मैट से मिलने आ जाती है, जबकि उसकी फ्लाइट कल की थी। वेंडी कहती कि शादी को बस 3 दिन बचे थे, इसलिए शॉपिंग के लिए मैं जल्दी आ गई। अब दूसरी ओर जेना से उसका बॉस कहता है कि मेरी बात सुनो, देखो टीना भी अलग से फोटोज शो करने वाली है। मुझे लगा था तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, पर ये क्या कर रहे हो तुम अलग अलग? तब जेना कहती कि सर, यह तो बहुत ही अच्छी बात, आपको 2 चॉइस मिल जाएगी। इसके बाद सबसे पहले टीना
अपने नए फोटोज को शो करती है जो कि नेक्स्ट मैगजीन में छप, लेकिन किसी को वो फोटोज पसंद नहीं आते। बस इस चीज से टीना का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। इसके बाद जीना मैट की खींची हुई फोटोज को दिखाती है। वो कहती है कि मैगजीन्स को ज्यादातर नॉर्मल लोग पढ़ते हैं जो फैशन या मॉडलिंग नहीं करते। वो लोग ऐसे लोगों को मैगजीन में देखते हैं जिनके बारे में वह ना ही जानते हैं और ना ही उनकी तरह लाइफ गुजार सकते हैं। इसलिए मैंने और मैट ने डिसाइड किया था कि इस बार हम मैगजीन में बिल्कुल नॉर्मल लोगों को दिखाएंगे, जिससे हर वो इंसान जो मैगजीन पढ़ेगा वो खुद को उनसे रिलेट कर पाएगा। वाओ, ये सुनकर तो बॉस और बाकियों की तालियां रुकने का नाम नहीं लेती कि वाओ, ये तो मैगजीन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यानी कि अब हमारी मैगजीन सुपरहिट जना भी बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि मैट के जैसे अच्छी फोटोज और कोई खींच ही नहीं सकता। अब जना के जाने के बाद टीना उसके केबिन में आती है, जहां कर वो उसे वो सारी फोटोज दिखाती है जिन्हें मैट ने खींचा था। उसे देखकर वो समझ जाती है कि यही फोटो सिलेक्ट हुए हैं अगले मैगजीन के लिए। साथ ही टीना को फोटोग्राफर का नाम भी मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स मैट है। तभी मैट भी ऑफिस में आ जाता है। वैसे जिना ने कहा था ना उसे कि प्रेजेंटेशन के टाइम पर आ जाना, लेकिन वो आ नहीं पाया, बेचारा लेट हो। इसी मौके का फायदा उठाकर टीना एक चाल चलती है और मैट से कहती है कि देखो, मैट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिना ने तुम्हारी फोटोज को सेलेक्ट नहीं किया, और पता है अब वो दूसरे फोटोग्राफर से बात करने लगी है। मैट को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये धोखा हो गया मेरे साथ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, सच्चाई उसे पता नहीं थी। टीना कहती है कि ये फोटोज तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी स्पार्कल मैगजीन के एक बंदे से दोस्ती है, ये फोटोज मैं उन्हें दे सकती हूँ, उन्हें काफी पसंद आएगा, इसलिए तुम एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दो। दोस्तों, स्पार्कल पता है ना इनके कंपटीटर हैं, और अब मैट के ये फोटोज वेस्ट होने वाले थे, तो वो सारे फोटोज टीना को सेल कर देता है। देखा दोस्तों, किस तरह टीना ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। दूसरी ओर फोटो सिलेक्ट होने की खुशखबरी जनाब मैट को सुनाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन उसी समय वेंडी दरवाजा खोलकर कहती है कि मैट घर पर नहीं है, वह शादी की तैयारी में गया है, और हाँ, कल हमारी शादी है, तुम भी आना। बेचारी जेना का दिल टूट जाता है। जैसे ही वह अपने ऑफिस आती है, उसे एक और बुरी खबर मिलती है। बॉस कहता है कि सब खत्म हो गया है। मैट की खींची तस्वीरें टीना ने स्पार्कल को दे दी हैं, जिन्होंने उसे प्रिंट भी करवा लिया है। टीना, जो अब धोखेबाज साबित हो चुकी है, ऑफिस छोड़कर उस प्रतियोगी स्पार्कल के साथ काम करने जा रही है। जेना गुस्से में टीना के पास जाती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, और तुमने मैट से ऐसा क्या कहा कि वह तुम्हें तस्वीरें बेचने के लिए तैयार हो गया? टीना कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहा कि जेना दूसरा फोटोग्राफर ढूंढ रही है, उसे तुम्हारी तस्वीरें पसंद नहीं आई, इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय अच्छा यही होगा कि वह तस्वीरें मुझे दे दे। बेचारी जेना तनाव में आ जाती है, क्योंकि एक तरफ तस्वीरों की टेंशन और दूसरी तरफ मैट की कल शादी है। कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन जेना सब कुछ छोड़कर सबसे पहले मैट की शादी में जाने के लिए निकलती है, और जिस टैक्सी में वह बैठती है उसका ड्राइवर क्रिस होता है। दोस्तों, याद है आपको क्रिस कौन है? अरे, जिसे वह 13 साल की उम्र में पसंद करती थी, वह अब मोटा और बदसूरत हो गया है, जिसके पास गुजारा करने के लिए पैसे भी नहीं होते, इसलिए वह टैक्सी चलाता है। यह देखकर जेना हैरान हो जाती है कि 17 साल पहले उसने इस लड़के के लिए मैट से दोस्ती तोड़ दी थी। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। वह जल्दी से शादी में पहुंचती है। वहां मैट दूल्हा बनकर खड़ा होता है। जेना अकेले कमरे में उससे कहती है, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती, फिर भी कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे साथ बिताए हर पल को अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल मानती हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई जब मैंने तुम्हें यूं छोड़ दिया था। उस समय मैट उसे वह ड्रीम हाउस दिखाता है जो उसने जोड़कर रखा था। ड्रीम हाउस को देखकर जेना के आंसू नहीं रुकते। मैट कहता है, मैं जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। नीचे देखो, वेंडी का परिवार
प्यार है और मैं इस शादी को मना करके उनके दिल को चोट नहीं पहुंचा सकता। जब कोई नहीं था तब वेंडी ने ही मेरा साथ दिया था, इसलिए अब मुझे माफ कर दो। हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जेना कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला मानती हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर जेना रोते हुए ड्रीम हाउस लेकर वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर उस ड्रीम हाउस को देखती है और बहुत रोती है कि मैंने क्या कर दिया। काश मैं फिर से 13 साल की हो जाती और वह गलती कभी नहीं करती जिसकी सजा मुझे अब 30 साल की उम्र में भुगतनी पड़ रही है। वह लगातार रो रही होती है। तभी भगवान उसके आंसुओं की दुआ सुन लेते हैं और जेना फिर से 13 साल की हो जाती है ताकि इस बार वह अपनी हर गलती को सुधार पाए। इसके बाद जेना अपने आप को 13 साल की उम्र में पाती है जहां मैट अलमारी के अंदर उसे ढूंढ रहा था। उसे देखते ही जेना उससे गले लग जाती है और वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेना और मैट की शादी हो रही होती है, क्योंकि अब जेना ने अपनी सभी गलतियां सुधार ली हैं। ना उसने मैट से दोस्ती तोड़ी और ना ही अपने माता पिता से दूरी बनाई। इसी कारणवश दोनों खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर हैप्पी एंडिंग कोई हो सकती थी। बताइए दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट्स के लिए आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। यार मुझे जुकाम हो गया है, थोड़ा बकाया काम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।